और संजय भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया यार, तुम बताओ। जब आपने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया था ना, कैसा चल रहा है आपका? यार बस ठीक ठीक है, कई शेयर तो फंस गए हैं, सोच रहा हूँ कुछ बढ़ा तो पैसा निकालूं इसमें से। अच्छा, अपना तो बढ़िया चल रहा है। आईपीओ में पैसा लगाया था, बढ़िया शानदार रिटर्न आ रहा है। कहाँ लगाया है, कौन सी कंपनी है वैसे? कंपनी क्या, एक एसएमई आईपीओ था। इस समय करीब मोटा मोटा 40% रिटर्न मिल रहा है। एसएमई आईपीओ? अरे यार सावधान रहना, इसमें जोखिम होते हैं। जोखिम? इस साल छोटे एवं मझोले उद्यमों यानी एसएमईज के आईपीओ काफी बड़ी मात्रा में आए हैं। एसएमई कंपनियों के शेयर जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। बीते 2 साल में जहां निफ्टी ने केवल 18% के आसपास का रिटर्न दिया है, वहीं इन कंपनियों के आईपीओ इंडेक्स में 6.25 गुना के आसपास का उछाल दर्ज किया गया है। यही कारण है कि बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह है, काफी आकर्षण है। इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आपके मन में भी ये बात आएगी कि क्यों ना एसएमई एक्सचेंज पर आईपीओ या सेकेंडरी मार्केट के जरिए शेयरों में निवेश कर फायदा उठाया जाए। पर ये कैसे होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो जानें कि एसएमई के आईपीओ क्या होते हैं और इनमें कैसे निवेश किया जा सकता है। शेयर बाजार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के जरिए निवेश होता है। लेकिन एसएमई तो शेयर बाजार के इन बड़े एक्सचेंजों में लिस्ट हो नहीं पाते। फिर छोटे एवं मझोले उद्यमों के कारोबार में कैसे कोई निवेश करे? तो इसका जवाब है एसएमई प्लेटफॉर्म्स। अभी शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए एसएमईज के पास 2 प्लेटफॉर्म हैं, बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज। छोटी कंपनियों के लिए अपनी तरक्की और विस्तार के लिए पूंजी जुटाने का ये एक अच्छा रास्ता है। यही नहीं, ये निवेशकों के लिए भी उभरती कंपनियों की तरक्की में भागीदार बनने का एक अच्छा तरीका होता है। अब यह जान लेते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनियों के मुकाबले एसएमई कंपनियों का शेयर बाजार में प्रदर्शन कैसा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने 30 जून को अपने नए ऑल टाइम हाई लेवल को छुआ है। वहीं बीएसई एसएमई इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर से करीब 0.25% नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी की तुलना में बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, खासकर लंबी अवधि में। पिछले 5 सालों में सेंसेक्स ने जहां करीब 78% का रिटर्न दिया है, वहीं एसएमई आईपीओ इंडेक्स ने करीब 1360% का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक बीएसई और एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर कुल 74 आईपीओ आए, जबकि साल 2022 में कुल 109 आईपीओ आए थे। यानी कि 2022 में कुल आईपीओ की तुलना में एसएमई प्लेटफॉर्म के 2/3 आईपीओ 2023 के पहले 6 महीने में ही आ चुके हैं। इस साल अब तक बीएसई एनएसई यानी मेन बोर्ड पर कुल 10 आईपीओ ने ही दस्तक दी है। बीएसई एनएसई यानी मेन बोर्ड की तुलना में 2023 में एसएमई प्लेटफॉर्म पर ज्यादा आईपीओ आए हैं, इनमें ज्यादा एक्शन है और ज्यादा हलचल भी हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 2023 में आए 28 आईपीओ में से 3 इश्यू 2 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। करीब 9 आईपीओ ऐसे हैं जिनमें 40% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है और 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें निवेशकों को नुकसान हो रहा है। एसएमई एक्सचेंज के जरिए निवेशक निवेश के लिए ऐसी कंपनियों को चुन सकते हैं जिन्होंने अभी कॉर्पोरेट दुनिया की यात्रा बस शुरू की है। निवेशक ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, उन्हें भी उसकी सफलता का हिस्सा मिलता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि एसएमईज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या हाल है। भारतीय कारोबार जगत के इतिहास में बहुत सी कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े मामले सामने आए हैं। इनमें सत्यम कंप्यूटर्स, IL&FS, येस बैंक, सीजी पावर, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज जैसे कई मामले हैं। हाल की ही बात करें तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, बायजूस, जी एंटरटेनमेंट, एरोस इंटरनेशनल, श्री सीमेंट के नाम हमारे सामने ही हैं। लेकिन ऐसे मामले केवल कॉर्पोरेट इंडिया या मेन बोर्ड कंपनियों तक ही सीमित नहीं हैं। एसएमई कंपनियों में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। एक हाल के मामले का उदाहरण देखते हैं। ये मामला है माइलस्टोन फर्नीचर नाम की मुंबई की होम एंड ऑफिस फर्नीचर बनाने के कारोबार से जुड़ी एसएमई कंपनी का, जिसने अभी तक मार्च तिमाही के नतीजे घोषित नहीं किए हैं। 7 जून को माइलस्टोन फर्नीचर ने बीएसई को बताया कि वो अपने वित्तीय नतीजों को टाल रही है क्योंकि कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए भूपेंद्र गांधी लापता है और फोन भी नहीं उठा रहा है। 25 मई को कंपनी के बोर्ड के नतीजों पर विचार करने के लिए बैठक हुई, जो केवल 11 मिनट तक चली। इस बैठक में 7 मुख्य एजेंडे थे, जिसमें 16 जून की ईजीएम, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को पालघर से बदलकर मुंबई करना और लापता सीए से जुड़ा मामला भी शामिल था। ये हैरान करने वाला मामला है। एक सीए के नाम मिलने से कंपनी बीएसई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नियमों का अनुपालन नहीं कर पा रही है। लिक्विडिटी का इशू और साथ में स्पेकुलेशन, इस चीजों से इन्वेस्टर को हमेशा नुकसान होता है। आप
पीछे हिस्टोरिकली मैं यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सी कंपनीज ऐसी रही हैं जिनके की 100 रुपए के प्राइसेस एक दिन में, 1 से 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में 500 रुपए तक जाते हैं, वापस से 40 रुपए खड़े हो जाते हैं। तो इस टाइप के मूवमेंट को यहाँ पर स्पेकुलेटिव मूव कहते हैं और वो देखने को ज्यादा मिलता है। दूसरी तरफ है कि एसएमई बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो स्लो गोइंग इंडस्ट्रीज हैं और काफी अच्छा यहाँ पर ग्रो कर रही, लेकिन उनके बारे में इन्वेस्टर को काफी कम पता है, या फिर ये कहें कि डिजिटल युग में भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चीज का यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसएमई में इन्वेस्टमेंट करना एक सर्टेन रेशियो के साथ आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अब सवाल उठता है कि बीएसई एनएसई ने जिस उद्देश्य के साथ एसएमई एक्सचेंज को लॉन्च किया था वो पूरा हुआ या नहीं। तो बात यह है कि पिछले 1-2 साल में इस एक्सचेंज पर रिटर्न वास्तव में शानदार रहा है, लेकिन एसएमई शेयरों में लिक्विडिटी की कमी देखी गई, यानी इनमें खरीद फरोख्त की मात्रा कम रही है। किसी एसएमई एक्सचेंज पर आईपीओ के लिए लॉट साइज इस तरह का तय किया गया है कि अक्सर इसके लिए करीब 1 लाख रुपए का निवेश करना होता है। इसमें काफी उतार चढ़ाव होता है और ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत कम होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी विपरीत हालात होने पर रिटर्न पर भारी असर पड़ता है। इस मार्केट में अभी म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और अन्य वित्तीय संस्थाओं की भूमिका बहुत सीमित है। यही नहीं, ऐसे शेयरों का रिटर्न का ज्यादा पुराना इतिहास भी नहीं मिलता। इसलिए अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इन शेयरों में पैसा लगाना चाहता है तो उसे शेयर के बारे में काफी रिसर्च करना होगा और सतर्कता के साथ ऐसा करना होगा। अभी तक एसएमई के निवेश पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए भी नहीं देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर को बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। इनफैक्ट ये कह लीजिए कि इस समय अगर 5000 कंपनीज लिस्टेड है तो आप जैसा जानते हैं कि लगभग सिर्फ 1500 ही कंपनियों में आपको लिक्विडिटी मिलती है, और एसएमई कंपनीज में ज्यादातर में आपको मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन देखने को मिलता है। इस वजह से इन्वेस्टर इससे दूरी यहाँ पर बना कर रखते हैं। दूसरी बात है कि एक जो मिनिमम प्राइस यहाँ पर लिमिट है वो भी एक एंगल है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। लेकिन अब थोड़े हालात बदले हैं। इधर बीच एसएमई इंडस्ट्रीज की बात करें तो उन्होंने 30 से 40% इन्वेस्टर को रिटर्न दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में एसएमई की तरफ अब रुझान और इन्वेस्टमेंट रिटेल का भी बढ़ेगा, और पार्टिसिपेशन अगर रिटेल का बढ़ा तो काफी अट्रैक्शन ये इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से देती हुई नजर आई। पिछले 5 सालों में एसएमई इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और इन सभी इंडस्ट्रीज पे आपने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत से लोन, बहुत सी सब्सिडी, बहुत सी ऐसी चीजें सुविधा प्रोवाइड की है जिसके बाद से ये इंडस्ट्री वापस अट्रैक्शन में आई है। अब इसी के चलते यहाँ पर बीएसई ने भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म को आगे कोशिश की कि उसका फायदा उठाया जा सके, उससे लोगों को, इन्वेस्टर को फायदा पहुंचाया जा सके, लेकिन अभी भी उसमें पार्टिसिपेशन काफी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन जो बीएसई का ये कदम है वो सराहनीय है और आने वाले समय में इसका फायदा जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो एसएमई कंपनियों के इंडेक्स में पिछले 2 से 3 साल में मोटी कमाई हुई है, पर यह केवल कुछ चुनिंदा कंपनियों की वजह से है। और बड़ी कंपनियों की तरह एसएमई कंपनियों में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े कई मामले सामने आते हैं। रिटेल निवेशकों के लिए इन कंपनियों को समझना किसी मेन बोर्ड पर आईपीओ लाने वाली कंपनियों से कहीं मुश्किल होता है। दिक्कत की बात यह भी है कि एसएमई कंपनियों के आईपीओ में बहुत बार शेयर बेचने की यानी लिक्विडिटी की भी समस्या हो जाती है। इसलिए केवल इंडेक्स के रिटर्न को देखकर आंख मूंदकर किसी एसएमई कंपनी के आईपीओ में निवेश ना करें। अपने निवेश सलाहकार की राय लेकर ही अपनी मेहनत की कमाई को शेयर बाजार में लगाएं।